इंडस्ट्री च ठुक सलमान वर्गी ते टेडी पग बने डिम्पी चंद पान वर्गी। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला जहां कुछ लोगों के मरे हुए कैरियर जिंदा कर गया, वहीं पे वो कुछ मरे हुए लोगों को भी दोबारा जिंदा कर गया। उन्हीं में एक नाम आता है डिम्पी चंद पान का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीखदान अरसलान अरसलान शाही आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में मैं आपको कहानी बताऊंगा डिम्पी चंद पान की। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रभजिंदर सिंह बराड़ उर्फ डिम्पी चंद पान। चंद पान नाम का एक गांव जो कि इंडिया की तहसील कोटकपूरा जिला फरीदकोट में आता है, वहां पर डिम्पी का जन्म हुआ। डिम्पी अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। पैसे की और जमीन जायदाद की कमी नहीं थी। कहा जाता है कि डिम्पी के वालिद के पास 100 एकड़ जमीन थी और वो अपने इलाके के असर और सूख रखने वाले लोगों में आते थे। डिम्पी अभी बहुत छोटा था कि उसके वालिद की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और अब डिम्पी के सर से बाप का साया उठ चुका था। उस पर नजर रखने वाला कोई नहीं था। डिम्पी शुरू से ही मार कुटाई में और हथियारों में अपना इंटरेस्ट शो करने लगा था, जबकि उसकी वालदा चाहती थी कि वो इस जिंदगी से दूर रहे और पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, जबकि डिम्पी के ख्यालात कुछ और ही थे। डिम्पी को इस जिंदगी से दूर रखने के लिए पहले उसकी वालदा ने उसे बठिंडा के कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करवाया और उसके बाद उसे चंडीगढ़ भेज दिया। लेकिन डिम्पी के ख्यालात कुछ ज्यादा चेंज ना हो सके। उसने जैसे तैसे स्कूल पास किया, कॉलेज से भी वो इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सका। 1980 की दिहाई में डिम्पी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कैंपस में दाखिल होता है, एक स्टूडेंट के तौर पर नहीं, एक लड़ाकू के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, डिम्पी को शुरू से ही मुन्ना भाई टाइप लोग अच्छे लगते थे। उसे स्टूडेंट यूनियंस में और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और वो खुद भी एक सियासी लीडर बनना चाहता था। लेकिन उसे तब ये समझ नहीं आ रही थी कि जिस रास्ते पे वो चल निकला है वो उसे स्टूडेंट लीडर या एक सियासी लीडर से ज्यादा एक गैंगस्टर बना देगा। जब डिम्पी पंजाब यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ तो तब वहां पर स्टूडेंट फेडरेशन का बहुत ज्यादा होल्ड था। अभी भी खैर इंडिया की यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में स्टूडेंट फेडरेशन एक्टिव हैं, उनके इलेक्शन वगैरह भी होते हैं। पाकिस्तान में ये जो सिस्टम था ये जनरल जिया साहब के दौर में डिसॉल्व कर दिया गया था, स्टूडेंट फेडरेशन खत्म कर दी गई थी और अब उस तरह की स्टूडेंट फेडरेशन जैसा कि आपको मुन्ना भाई सीजन में देखने को मिलती हैं, या जो रवायती स्टूडेंट फेडरेशन जिनके इलेक्शंस भी होते हैं और उनका एक हेड भी चुना जाता है, वैसी स्टूडेंट फेडरेशन अब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में नहीं आपको देखने को मिलेंगी। ये पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। तो जब डिम्पी वहां पे एंटर हुआ तो उस वक्त जो तंजीम सबसे ज्यादा पेश थी, जो सबसे ज्यादा आगे थी, उसका नाम था PUSU, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, जिसे कि आमतौर पर पुसू भी कहा जाता था। उसके मुकाबले में डिम्पी जिस ग्रुप में गया उसका नाम था NSUI, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। इसके हेड जो थे उस वक्त वो परमिंदर चीमा साहब थे। इसी वजह से इस ग्रुप को चीमा ग्रुप भी कहा जाता था। अब चीमा ग्रुप में डिम्पी का एक यूं समझ लें कि मेंटोर बन जाता है संदीप बाऊ नाम का। संदीप बाऊ भी डिम्पी की तरह पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं था, बल्कि वो खैर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं था। वो सिर्फ अपने ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी आया करता था। उस वक्त चूंकि पॉलिटिक्स थी और स्टूडेंट फेडरेशन का दौर था, तो आपस में मार कुटाई और लड़ाई झगड़े ये अक्सर हो जाया करते थे। तो हर तंजीम का दिल था कि उनके ग्रुप में ऐसे लोग आगे आए जो कि लड़ाई झगड़े से और मार कुटाई से डरते ना हों। इसी मकसद के लिए पुसू ग्रुप हरियाणा से एक नौजवान को लेके आती है जिसका नाम था मक्खन सिंह विर्क। मक्खन सिंह विर्क कहा जाता है कि फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग था और लड़ाई झगड़े से डरता नहीं था, काफी दिलेर इंसान था। अब जहां पुसू ग्रुप के पास मक्खन सिंह जैसे नौजवान थे, वहीं चीमा ग्रुप के पास डिम्पी जैसे नौजवान थे। दोनों में यंग ब्लड भी था, पॉलिटिक्स भी थी और उसके अलावा दोनों को बड़े सियासी ग्रोहों की सपोर्ट भी हासिल थी। तो दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ पंगेबाजी से गुरेज नहीं करते थे। इसी पंगेबाजी में एक लड़ाई हो जाती है। 1982 के जनवरी में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक कल्चरल फेस्टिवल होता है जनकार नाम का। उसमें परफॉर्म करने आते हैं पंजाब के मशहूर सिंगर गुरदास मान। गुरदास मान की परफॉर्मेंस के दौरान एक लड़ाई हो जाती है दोनों ग्रुपों के दरमियान और उसी लड़ाई में एक गोली चलती है जो कि मक्खन सिंह विर्क की रान में लगती है। रान जिसे हम पंजाबी में पट भी कहते हैं। मक्खन सिंह विर्क के इस गोली लगने के वाक़े के बाद अब दोनों ग्रुपों में टसल और ज्यादा बढ़ जाती है। आगे अगस्त सितंबर में इलेक्शन आ रहे होते हैं, फेडरेशन के इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन से चंद दिन पहले एक लड़ाई और हो जाती है। होता कुछ यूं है कि डिम्पी अपने मोटरसाइकिल पर गुजर रहा होता है और उसे रास्ते में मक्खन और उसका एक दोस्त वजिंदर तिरगोटिया खड़े नजर आते हैं। दोनों के दरमियान कुछ बातों का तबादला होता है, गालम गलोच होती है। उसके बाद डिम्पी अपने मोटरसाइकिल पर आगे निकल जाता है
और मक्खन सिंह विर्क और उसका दोस्त वजिंदर त्रिकोटिया अपने मोटरसाइकिल पर डिम्पी का पीछा करते हैं और आगे जाके उसे रोक लेते हैं। अब यहाँ पर 2 गोलियां और चल जाती हैं। एक गोली वजिंदर त्रिकोटिया को जख्मी करती है और एक गोली डिम्पी चंद पान को जख्मी कर देती है। लेकिन इसी दौरान डिम्पी चंद पान से मक्खन सिंह विर्क उसका रिवॉल्वर छीन लेता है और उसकी पिटाई शुरू कर देता है, उसे मारना शुरू कर देता है। इसी दौरान दोनों ग्रुपों के और लोग भी वहां पहुंच जाते हैं, उसके अलावा पुलिस भी आ जाती है, तो ये लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन टेंशन जो थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी। इस लड़ाई के बाद डिम्पी के दिल में मक्खन के खिलाफ नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। आगे जो इलेक्शंस होते हैं वो पूसू ग्रुप जीत जाता है। 1983 में और इलेक्शंस होते हैं अगले साल और वो भी पूसू ग्रुप जीत जाता है। अब ये 2 साल लगातार इलेक्शन जीतने के वाक़े के बाद जो चीमा ग्रुप होता है, जो डिम्पी चंद पान का ग्रुप होता है, वो थोड़ा डिग्रेड हो जाता है। वो थोड़ा सा उसे यूं समझें कि पूसू का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसी दौरान मक्खन सिंह ग्रेजुएट हो चुका होता है, वो वकील बन चुका होता है। वो वापस अपने वालिद के पास हरियाणा चला जाता है और उनके साथ प्रैक्टिस शुरू कर देता है, क्योंकि उसके वालिद भी वकील होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ऐसे लोगों की तंजीमों को ज़रूरत पड़ती रहती है, तो पूसू ग्रुप उसे अक्सर बुलाता रहता है जब भी उन्हें इस तरह के वाक़यात में उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उसका एक रोब व दबदबा कायम हो चुका था यूनिवर्सिटी कैंपस में और नौजवानों पर। तो जब 1985 में इसी तरह उसे बुलाया जाता है, लेकिन तब चीमा ग्रुप ये फैसला कर चुका होता है कि अब उन्होंने मक्खन सिंह को रास्ते से हटाना है। प्लानिंग की जाती है कि मक्खन सिंह को उसके घर में घुस के मारा जाएगा। इस तरह होता है कि मक्खन सिंह विर्क अपने घर में अपने साथियों के साथ असले समेत मौजूद होता है, उसकी सिक्योरिटी भी होती है। लेकिन चीमा ग्रुप की तरफ से हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि मक्खन सिंह को उसके घर में ही कत्ल कर दिया जाता है। मक्खन सिंह के कत्ल के बाद डिम्पी चंद पान, जो कि पहले एक लाउबाली सा लड़का था, अब एक मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आता है। लेकिन इस वाक़े के बाद उसे रुपोश होना पड़ता है। फिर चंद अरसे बाद आपस में थोड़ा सा मुकमुका होता है, कोई सियासी साजबाज होती है। उसके बाद ये वापस मंजरेआम पर आता है और अपने इलाके में वापस चला जाता है। अब उसके इलाके में उसके एक अंकल होते हैं सिमरनजीत सिंह मान, पंजाब की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है। वो तो कहते हैं कि डिम्पी उनका भतीजा था। खैर वो उनका सगा भतीजा नहीं था, लेकिन उनकी रिश्तेदारी में से था। तो ये लेट 80s की बात कर रहा हूँ, 87, 88, 89 की। उस वक्त इंडिया में इलेक्शंस होने थे और सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी के कुछ लोग भी इलेक्शन लड़ रहे थे। डिम्पी उनकी कैंपेन शुरू कर देता है। उनकी पार्टी के 6 लोग इलेक्शन जीत जाते हैं। अब डिम्पी के दिल में ख्याल आता है कि वो भी कोटकपूरा इलाके से पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ेगा सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी की जानिब से। आगे 91 में प्रोविंशियल इलेक्शन आ रहे होते हैं, या स्टेट इलेक्शन जिसे कहा जाता है, वो आ रहे होते हैं। तो 91 में होने वाले इलेक्शंस पोस्टपोन होके 92 में चले जाते हैं, मुलतवी हो जाते हैं और 92 में चले जाते हैं। लेकिन 92 में होने वाले इलेक्शंस का सिमरनजीत सिंह मान और अकाली दल, एक और पार्टी है, ये बाइकआउट कर देते हैं। अब इस बाइकआउट के बाद जो डिम्पी चंद पान का एक सियासी लीडर बनने का सपना था, वो थोड़ी देर के लिए चकनाचूर हो चुका था और वो पंजाब से निकलकर यूपी बिहार चला जाता है। अब यूपी बिहार में उसका एक छोटे मोटे किलर से एक बड़ा गैंगस्टर बनने का सफर शुरू होता है। वहां पर उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कि उसको इस तरह नरिश करते हैं, उसकी इस तरह परवरिश करते हैं कि वो एक बहुत बड़े से मतलब छोटे मोटे किलर से एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। यूपी बिहार में उसे मुख्तार अंसारी नाम का एक शख्स मिलता है, जो कि पार्लियामेंट का मेंबर होता है। सियासी असर और सूह उसका काफी ज्यादा होता है और वो बहुत बड़ा गैंगस्टर भी होता है अपने इलाके में। मुख्तार अंसारी के साथ साथ 2 लोग और होते हैं, अतीक अहमद और मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये भी काफी सियासी असर और सूख वाले लोग होते हैं और गैंगस्टर भी होते हैं। तो ये 3 लोग मिलकर डिम्पी को कुछ इस तरह उसकी परवरिश करते हैं। अब यहाँ पर डिम्पी को एक शख्स और मिलता है, जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी फाजिल का। रॉकी फाजिल का उस वक्त यंग ही था, डिम्पी तब तक थोड़ा सा मेच्योर क्रिमिनल बन चुका था। अब ये दोनों मिलकर मुख्तार अंसारी ग्रुप के साथ कुछ ऐसी वारदातें करते हैं, अगवा बराए तवान की, चोरी चकारी की। 97 की जनवरी में ये एक मेजर कांड करते हैं, एक बड़ा जुर्म करते हैं। एक बिजनेसमैन को अगवा करते हैं और उससे तवान वसूल करते हैं। उसकी फैमिली तवान देने पे राजी हो जाती है। 3 करोड़ तवान मांगा जाता है, जबकि उसकी फैमिली 1.25 करोड़ तवान अदा कर देती है। तवान लेने के बावजूद ये लोग उस बिजनेसमैन को कत्ल कर देते हैं। उस 1.25 करोड़ में से कोई 60-70 लाख डिम्पी को मिलता है और डिम्पी अपने इलाके में कोटकपूरा में और फरीदकोट में
शराब के ठेके और उसके अलावा असले का कारोबार शुरू कर देता है। 97 के ही जून जुलाई में ये एक और किडनैपिंग करते हैं। निर्मल जयपुरिया नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है बंगलौर में, उसको किडनैप करते हैं, लेकिन तब ये पकड़े जाते हैं। तो फोन ट्रेसिंग इस तरह से होती है बंगलौर पुलिस की जानिब से कि डिम्पी का ग्रुप पकड़ा जाता है। अब उस वाकये में डिम्पी चंदपान और रॉकी फाजिल्का दोनों पकड़े जाते हैं और दोनों को जेल हो जाती है। लेकिन 2000 की दिहाई में 2002 में डिम्पी को सियासी उसके बैकग्राउंड की वजह से कुछ वजूहात की बिना पर उसे वापस पंजाब ले आया जाता है और उसे गिद्दड़बाहा जो कि बठिंडा में आता है उसके एक थाने में रखा जाता है। लेकिन अब डिम्पी का जो एक उसकी पब्लिक पावर थी, उसका जो एक आम लोगों में मेल जोल था, वो लोगों के सामने आश्कार होता है। गिद्दड़बाहा में डिम्पी को मिलने वाले लोगों का थाने के बाहर एक रश सा लगा रहता है हर वक्त, और उस वक्त जो पंजाब के सीएम होते हैं वो कहते हैं कि डिम्पी का थाना चेंज कर दिया जाए, उसे किसी दूसरी स्टेट में वापस भेज दिया जाए। 2004 में डिम्पी जेल से रिहा हो जाता है, लेकिन डिम्पी को लेने आने के लिए, उसको जेल से उसके गांव तक लेके आने के लिए जो काफिला आता है वो 700 गाड़ियों पर मुश्तमिल होता है। 700 गाड़ियों का काफिला उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। और अब डिम्पी की जो एक पब्लिक पावर थी, उसका जो आम लोगों में उसका इन्फ्लुएंस था, वो लोगों के सामने काफी ज्यादा लोगों के सामने आ चुका था। और अकाली दल और कांग्रेस दोनों मिलकर, दोनों की ये कोशिश होती है कि डिम्पी उनकी पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़े। अब पुलिस के कागजों में, कानून की नजरों में डिम्पी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन अपने इलाके के लोगों के लिए वो एक रॉबिन हुड टाइप का करैक्टर था। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब वो गिद्दड़बाहा जेल में कैद था तो लोगों का एक रश सा लगा रहता था, एक मेला सा लगा रहता था थाने के बाहर उसे मिलने के लिए। और जब वो रिहा होता है और 700 गाड़ियों का काफिला भी जब लोग देखते हैं तो उसकी जो आम लोगों में या उसके इलाके के लोगों में जो उसका इन्फ्लुएंस था वो लोगों के सामने काफी ज्यादा आश्कार हो जाता है। और अब अकाली दल और कांग्रेस दोनों का ये दिल होता है कि दोनों ये पार्टियां ये चाहती हैं कि डिम्पी उनकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े। जुलाई 2005 में डिम्पी चंदपान चंडीगढ़ आता है और अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाने जाता है। और एक क्लब में खाना खाने के बाद वो उस गर्लफ्रेंड को वापस छोड़ने जा रहा होता है। शाम तकरीबन 8 सवा 8 का टाइम था। तो एक थोड़ी सी सुनसान जगह पर दो नकाबपोश मोटरसाइकिल पर आते हैं और गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग में डिम्पी तो मारा जाता है, लेकिन डिम्पी के साथ जो लड़की होती है उसे मामूली सी चोटें आती हैं। अब पुलिस के लिए ये हैरान कर देने वाली बात थी कि एक छोटी सी गाड़ी में अंधाधुंध फायरिंग हो और उसमें एक शख्स मौके पर ही मारा जाए और दूसरा बंदा जो है उसे मामूली चोटें आए। तो ये एक यूं समझ लें कि नाकाबिले यकीन सी बात थी। अब डिम्पी का कत्ल हो जाता है और डिम्पी के कत्ल की कड़ियां जो हैं उसकी जो एक्यूजेशंस हैं वो रॉकी फाजिल्का पे लगती हैं। जी हाँ, वही रॉकी फाजिल्का जो कि डिम्पी की जेरे निगरानी, उसकी नजर में, उसकी परवरिश में एक बड़ा गैंगस्टर बनता है। अब डिम्पी के बाद रॉकी फाजिल्का का पंजाब की सियासत में या पंजाब का जो एक स्टूडेंट कल्चर था, एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर था, उसका रॉकी अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुका होता है। एक बिला शिरकत गैरे रॉकी फाजिल्का का एक होल्ड कायम हो चुका होता है। अब रॉकी फाजिल्का का और डिम्पी का जिक्र इसलिए भी ज्यादा किया जाता है क्योंकि यही वो लोग थे जिनके बाद एक रिवायत बन गई जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी पंजाब की, जो कि छोटी मोटी लड़ाइयों तक महदूद थी। अब उसने बड़े बड़े गैंगस्टर पैदा करने शुरू कर दिए थे बाद में, जैसा कि दविंदर बंबीहा और उसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई भी उसी में से निकला। उसके अलावा सुखा कालों, शेरा खुबन, जयपाल भुल्लर, विकी गौंडर, ये बड़े बड़े गैंगस्टर पंजाब के बाद में जो कि कुछ टारगेट किलिंग्स में मारे गए और कुछ जेलों में पड़े हैं, ये सारे उसी एक रीत रिवाज के तहत आगे आए थे। और यही वो गैंग वॉर्स थी, यही वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू होने वाली गैंग वॉर्स थी जिन्होंने बाद में के सिद्धू मूसेवाला की भी जान ली। अब ये एक्यूजेशंस जो कि रॉकी फाजिल्का पे लगती थी कि उसने डिम्पी का कत्ल करवाया है, तो कहने वाले ये कहते हैं कि रॉकी को ये दुख था अंदर से, उसके दिल में ये यूं समझ लें कि हसद था कि जब वो बंगलौर की जेल में कैद था तो डिम्पी खुद तो पंजाब आ गया था जबकि उसे वहीं पे छोड़ आया था। तो दोनों के रिश्ते में एक दरार पड़ चुकी थी जो कि वक्त के साथ बढ़ती गई और उसके बाद दोनों में कुछ ऐसी बातें होती गई धंधे को लेकर या दोनों के कारनामों को लेकर। कारनामे तो खैर नहीं करने चाहिए, दोनों के
कामों को लेकर जो आपस में दोनों में चपकलिश चलती रहती थी, तो इसी वजह से रॉकी फाजिलका ने एक ट्रैप सेट किया इसको डिम्पी चंद को रास्ते से हटाने के लिए। तो दोस्तों ये डिम्पी चंद की छोटी सी जिंदगी का छोटा सा वाकया आपके सामने पेश किया। आगे आपकी खिदमत में मैं मजीद दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके हाजिर होता रहूंगा। मेरे चैनल तारीखदान अरसलान को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अरसलान साही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।